सिस्टम है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक सेल्फ फंक्शन करने वाला होता है। मतलब ये इनवॉलेंटरी होता है और इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फिजियोलॉजी इसके अंतर्गत आती है, वो ऑटोनॉमिकल होती रहती है। उससे उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हार्ट बीट होना, है ना, पलक का अगर कोई चीज आँख के पास आती है तो पलक झपक जाना, या फिर डाइजेशन होना। तो ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। रेस्पायरेशन का होना, ब्लड सर्कुलेशन होना, फिर कंप्लीट बॉडी में हर एक सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई होना। तो ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। और इसमें जो ये इसका काम क्या है, ये होम्योस्टेटिस बनाए रखता है बॉडी की। और इनका जो अधिकांश भाग होता है वो एफरेंट, जो मोटर नर्व होती है, मोटर सिस्टम, उससे होता है। और यहाँ पर दो तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। एक तो होता है जिसे अनुकंपी या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और सेकंड है परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो तरह के नर्वस सिस्टम यहाँ पर काम करते हैं। अब ये जो जितने भी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में काम करते हैं, जिससे कि बॉडी को बैलेंस बनाकर रखें और जो बॉडी की कोई भी एक्टिविटी है वो बैलेंस हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है, जब आप बहुत एक्टिव होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और ये जो दोनों नर्वस सिस्टम है, ये हर एक जो भी फंक्शन है जिस भी पार्ट के, उनको ये बैलेंस करता है। तो यहाँ पर जैसे आँख है, हार्ट है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट, पल्स रेट को इंक्रीज करेगा। तो ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, ये इसके बिल्कुल विपरीत, इसके जो हार्ट रेट्स हैं उसको डिक्रीज करेगा। और इसकी कॉन्ट्रैक्ट, जो ये धड़क रहा है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्टिसिटी है उसको ये डिक्रीज करेगा। आंखों का जो प्यूपिल होता है उसको ये डायलेटेड करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर इसी तरह से ये लंग्स में, मसल्स में, फिर डाइजेशन को ये कम करेगा, तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरह से हर एक ऑर्गन पर, जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर उसके बाद में किडनी, तो सारी जगह पर ये जो है एक सिस्टम यदि उस फंक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, और वो सिस्टम कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये कब एक्टिवेट होगा, जब आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जैसे ही आपकी बॉडी रेस्टिंग मोड में आती है, तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो हर जितनी भी बढ़ी हुई एक्टिविटी है उनको कम कर देता है। तो जैसे आई में अश्रु ग्रंथियां हैं, आइरिस हैं, तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि ये फैल जाएंगी, आंसू निकलना कम हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड की जो सलाइवा होती है वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। और जो बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी की जो म्यूकस है उसका सीक्रेशन कम हो जाएगा। लंग्स की जो श्वास नलिकाएं हैं वो फैल जाएंगी। हार्ट जो है वो हार्ट की गति बढ़ जाएगी, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं।
और जितनी भी ऐच्छिक जो भी वॉलेंटरी मसल्स होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। लिवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बार बार ब्लड में डालता है, जिससे सारे शरीर को शक्ति मिलती है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। ये सब हम कब बात कर रहे हैं, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। पैनक्रियास में क्या होगा, इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो कम कर देगा पैनक्रियास। इसी तरह से जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या होगा कि इसके वॉल बहुत रिलैक्स हो जाएंगे और पेरिसिस्टाइसिस जो एक मोशन होता है, जिसके कारण ये मोशन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फूड होता है वो आगे की तरफ खसकता जाता है, वो मोशन कम हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड से क्या होगा, एड्रिनोलिन और नार एड्रिनोलिन हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके जितने भी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मतलब उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांडेशन होता है वो कम हो जाएगा, जिससे कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। स्वेट ग्लैंड अधिक स्वेट को सीक्रेट करने लगेंगी। जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ जो उन तक जाती हैं वो सारी कैसी हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा कि उनकी जो जेनाइटल ऑर्गन की जो कार्य क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। अब अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या क्या होगा कि आई में जो आइरिस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और जो अश्रु ग्रंथि है वो प्रॉपर काम करती है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो जो पलकें होती हैं वो भारी होने लगती हैं और धीरे धीरे बंद होने लगती है, क्योंकि बॉडी रेस्टिंग मोड में आती है। जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनका सीक्रेशन बढ़ जाता है और जो सलाइवा है वो एक तो डाइल्यूट हो जाता है और उसका जो चिपचिपापन और गाढ़ापन है वो खत्म हो जाता है। लंग्स में जितनी भी लंग्स के जितने भी वेसल्स हैं, जितने भी विंड पाइप्स हैं या जिनको हम ब्रोंकियाई कहते हैं, वो सारे क्या होते हैं, थोड़े से नैरो हो जाते हैं। हार्ट की रेट जो है वो कम हो जाती है। कोरोनरी आर्टरीज भी थोड़ी सी संकीर्ण हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। और इससे क्या होता है कि जब ये कोरोनरी आर्टरीज थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं तो जो वॉलेंटरी मसल्स को जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वो भी उसका सर्कुलेशन का अमाउंट कम हो जाता है। लंग्स की में क्या होता है कि जिससे लंग्स की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, और उनके डायलेटेड होने से क्या होता है कि जो बॉयल का जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है। स्टमक में डाइजेशन जूस का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि डाइजेशन फास्ट होने लगता है। इंटेस्टाइन में जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाइलिस जो उसकी मोशंस होते हैं वो प्रॉपर होने लगते हैं, और जिससे फूड जो है वो आगे की तरफ सर्कुलेट होने लगता है। किडनी में जो यूरिन का है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके जो मेम्ब्रेन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसके कारण प्रॉपर यूरिनेशन होता है। रेक्टम भी रिलैक्स हो जाता है और जिसके कारण जो स्टूल है वो बाहर पास आउट इजीली हो जाता है। स्वेट ग्लैंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें चूंकि जो उनके ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे उनमें उनमें जो ब्लड है वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसके कारण वो हेल्दी हो जाते हैं और उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये दोनों हैं। इसमें एक ये डिफरेंस बताया है कि देखिए जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये जो प्यूपिल होता है ये इस तरह से फैल जाता है, वहीं जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो ये सिकुड़ जाता है। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन होती है। फिर इसका काम
जब हमारी बॉडी काम शांति में रहती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन में रहती है, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वहीं जब फ्लाइट और फाइट मोड में रहती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसका मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, वो जो एक शेर का एग्जाम्पल देके बताया था, है ना। तो अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो ये क्या करता है, जितने भी क्रिटिकल एक्शन और सर्वाइवल एक्शन है इनको अप रेगुलेट करता है, बढ़ाता है, और जितने भी नॉन क्रिटिकल एक्शंस हैं उनको कम करता है। इसके बिल्कुल उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पर हमने आपको ध्यान है, जब आपको टाइगर वाला एग्जाम्पल दिया था तो आपको बताया था कि जब भी हमने टाइगर देखा तो ह्यूमन ब्रेन में एक इमोशन जनरेट हुआ, डेंजर, और ये साइन कहाँ पहुंचा? एमिगडेला। तो देखिए ये एमिगडेला, ये पोर्शन है, ये जो हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, ये एक तरह का ह्यूमन बॉडी ब्रेन के लिए सिक्योरिटी अलार्म है। और ये मैसेज को कहाँ पहुंचाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस एक सिक्योरिटी सिस्टम है ह्यूमन के लिए। तो ये हाइपोथैलेमस से ही मैसेज जो पूरे फॉरवर्ड होते हैं, और उसके बाद जो बॉडी के जो भी एक्शंस होने होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हम देख चुके हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या अंतर होता है। ये फंक्शन में क्या क्या अंतर होता है। ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन शॉर्ट कहते हैं SNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं PNS। तो ये सारे इफेक्ट्स हम देख चुके हैं। अब इसके बाद ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके हम फंक्शन देखते हैं थोड़े से, कि फंक्शन क्या क्या है। तो ये सबसे बड़ा फंक्शन इसका ये है कि बॉडी को बॉडी में बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अपोजिट, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी भी ऑर्गन की किसी फंक्शन को एक्सीलरेट करता है, तो वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसी ऑर्गन को रेस्टिंग पोजीशन में लेके आता है, जिससे होम्योस्टेसिस जो पोजीशन है बॉडी की वो बनी रहती है। और ये बॉडी के ब्लड प्रेशर को जब बार बार ये स्टिमुलेट होते हैं तो देखिए बीपी की प्रॉब्लम होती है, इसी तरह से डायबिटीज की, थायराइड की, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम होती हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लगातार एक्टिवेट रहने से और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट ना हो पाने के कारण ये जो प्रॉब्लम्स होती है। अब इसका एक और फंक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें क्या क्या चीजें भाग लेते हैं, ये अक्सर स्पाइनल कार्ड से होता है। ये स्पाइनल कार्ड में जितनी भी हमारी बॉडी में कोई टच है, किसी तरह का पेन है, कोई टेम्परेचर है, या किसी तरह का, जैसे मान लीजिए पिन किसी ने हाथ में चुभाई, या कोई कीड़ा आ गया आंख के सामने, या पैर में कोई कांटा चुभ गया, तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपकी आंख के सामने एक कीड़ा आया तो आपकी आईलिड तुरंत बंद हो जाएगी। यदि आपने कहीं हाथ रखा और सपोज वहां पर एक पिन है और वो पिन आपके हाथ में चुभी, तो आप तुरंत उस हाथ को हटा लोगे। या मान लीजिए किसी कहीं पर कोई चीज गर्म चीज रखी है और आप गलती से उसे छू लेते हो, तो आप तुरंत हाथ को हटाओगे और पीछे की तरफ खींच लोगे। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शन होते कैसे हैं, ये स्पाइनल कार्ड के द्वारा होते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ही ये फिंगर ये फ्लैम के ऊपर गई तो यहाँ पर हीट, यहाँ पर टेम्परेचर को फील किया, जिससे यहाँ के जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हुए, यहाँ के नर्व स्टिमुलेट हुए, और यहाँ जो रिसेप्टर हैं उन्होंने ये सेंसरी नर्व के द्वारा ये कहाँ पहुंचाया, स्पाइनल कार्ड में मैसेज गया। तो स्पाइनल कार्ड में कौन, एफरेंट या सेंसरी नर्व न्यूरॉन्स ले गए, वहां से जो भी ऑर्डर आया उसको इफरेंट या मोटर नर्व के द्वारा कहाँ, ये मसल्स तक आया ऑर्डर, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, नतीजन ये हाथ वहां से हट गया। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो काम करता है। और इस पूरे जो पूरा प्रोसीजर है इसको रिफ्लेक्स आर्च भी कहा जाता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और आई थिंक इसके बाद
सोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो भी लगभग ऐसे ही होता है, सेम ही होता है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी तरह की कोई पिन चुभाई गई है, तो जैसे ही यहाँ के जो नर्व्स हैं उनने इस चुभन को, इस दर्द को रिसेप्ट किया, तो वैसे ही ये एफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा स्पाइनल कार्ड तक ये मैसेज पहुंचा, और जो वहां से जो मैसेज रिलीज हुआ इफरेंट या मोटर के द्वारा, वो ये मसल्स तक आया और इस पैर को पीछे हटा लिया। तो ये सोमेटिक रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं इसको। फिर विसरल रिफ्लेक्ट टू हाई बीपी, ये भी होता है। तो कुछ ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जिन पर ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे खांसना, छींक आना, उल्टी आना, हिचकी आना, तो इस टाइप की, जैसे खाने को मुंह में रखा और सलाइवा निकलने लगना, लार सीक्रेट होने लगना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये, या बहुत दुख हुआ तो आंसू निकलने लगना, आंख में कुछ चला गया मान लीजिए कोई पार्टिकल, तो तुरंत आंसू आ जाना, तो ये बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ऐसी ही सारी क्रियाओं को कहते हैं विसरल रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें भी एक पूरा आर्क बनता है, और वो भी कैसा होता है, पहले रिसेप्टर ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, फिर एफरेंट न्यूरॉन जो है वो ये सीएनएस से होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से, तो ये सीएन तक पहुंचाया, वहां पर जो है जो भी मैसेज डिलीवर हुआ वो इफरेंट या मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा आया, और फिर वहां जहां पर्टिकुलर जगह है वहां पर जाकर उसको, वहां के मसल्स को उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट हो, तो उसको विसरल इफेक्ट कहते हैं। और विसरल ये रिफ्लेक्स आर्क जो है, इसके और भी एग्जाम्पल क्या हैं कि जैसे यूरिनेशन की फीलिंग होना, कि आपका यूरिनेशन की फीलिंग कैसे होती है, जब आपको फील होता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर गया है, तो ये आपको दिखता तो है नहीं, ये ऑटोमेटिक जैसे ही उसका वेट एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ता है, वो पूरा भरता है, तो वैसे ही वहां की नर्व क्या करती हैं, सीएनएस तक ये मैसेज ले जाती हैं, और वहां से मैसेज आता है, तो आपके अंदर एक थॉट आता है कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, और जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्व की जो सेल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, और आप यूरिनेशन कर पाते हैं। फिर जैसे इंटेस्टाइन में खाने का आगे बढ़ना, तो उनका फैलना, सिकुड़ना, मेडुला ऑब्लिंगेटा में जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे हाई बीपी, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीजें हमने कंप्लीटली पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट होता है। सभी लोगों को अब पढ़ाई के लिए जुट जाएं। मेरे ख्याल से ये तो सारा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई पूछने वाली तो मुझे नहीं लगता कोई बात होगी। फिर भी यदि किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, तो मोस्ट वेलकम।